टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहते हुए वह उसकी आंखों में देखा है तो हैप्पी जैसे ही उसे ना बोलने वाली थी तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि संयम ने उसके प्यारे प्यारे मुलायम होठों को अपने साथ होठों में भर लिया था, जिससे एक पल के लिए हैप्पी हैरान हो जाती है। वह अपने हाथों से रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी वह अपने हाथों को देती है जहां पर लाल कलर की चूड़ियां थी, जिससे वह अपने हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि अब संयम का उसे पर पूरा हक जो था और वह दोनों ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत कर रहे थे। दोनों ने ही शादी कर ली थी, बस फर्क इतना था कि यह पब्लिकली नहीं हुई थी, पर हैप्पी को संयम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। वह जरूर उसकी शादी को पब्लिकली करेगा, इसी वजह से वह नहीं रुकती। वही संयम ने हैप्पी के पूरे कपड़ों को धीरे धीरे करके निकाला था। इस समय दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थी और हैप्पी पूरी तरह से लाल लाल हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा जल रहा था, क्योंकि वह संयम के सामने बिना कपड़ों की थी। ऐसा नहीं था कि संयम नहीं था, उसने भी उसके सामने पूरी तरह से कपड़े निकाल दिए थे। उसे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वो बार बार अपनी नज़रें दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, पर संयम ने उसकी चीन जो पकड़ी थी। कहाँ बेचारी हैप्पी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर पाते अपनी मासूम आंखों से उसे देखने लगती है। वही संयम बिना देर किए हैप्पी के चेहरे को देखकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे बड़ी ही पैशनेट और वाइल्ड की करने लगता है, जिससे हैप्पी गहरी गहरी सांस लेने लगती है और उसे सांस नहीं आ पा रही थी, जिससे वह संयम के बालों को अपने मुट्ठियों में भर देती है। ये सिलसिला करीब 15 मिनट तक शुरू रहा। जब संयम को यह महसूस होता है कि हैप्पी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह बिना देर किए हैप्पी के होठों को छोड़ देता है और उस साइड में जाकर उसके सीने पर आ जाता है और उन्हें अपने होठों में भर देता है। वही हैप्पी जो पूरी तरह से सांस ला लेने की वजह से बेहोशी होने वाली थी, वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करके संयम के ठंडे ठंडे होठों को अपने सीने पर महसूस करती है, जिससे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी प्लेजर से वेट होने लगती है। वह बार बार अपनी होठों को अपने दांतों तले दबा रही थी, जिससे उसकी मौन की आवाज़ कहीं दब जाए, पर हैप्पी इस बात से अनजान कि संयम के हर एक मूवमेंट जानबूझकर उसके आवाज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हैप्पी को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे अब रहा नहीं जाता तो उसके मुंह से अब आवाज़ निकलने लगते हैं, जिससे संयम की स्पीड बढ़ने लगती है। वह अब सक की जगह बाइट करने लगता है, जिससे हैप्पी उसके बालों को कस के पकड़ लेती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसकी ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्ट करे। पूरा दिमाग ब्लैक हो चुका था। वही संयम के हर एक मोमेंट बड़ी ही प्लेजर और जेंटल तरीके से कर रहा था, जिससे हैप्पी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वह बीच बीच वाइल्ड तो हो रहा था, पर हैप्पी खुद को शांत कर रही थी। ये हैप्पी और संयम का फर्स्ट टाइम है और संयम के चेहरे पर तो जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। संयम हैप्पी के पैरों को अलग करके उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़े प्यार से, थोड़ा सा दर्द होगा और मुझे पता है इतना तो तुम मेरे लिए सह सकती हूँ मेरी प्यारी सी वाइफी, कहते कहते मुस्कुरा देता है। वही उसकी बातों को हैप्पी पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, तभी उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और वह ऊपर की ओर होने लगती है। उसे सह नहीं जाता, आंखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ संयम को देखने लगती है। वह अपने दर्द को सहते हुए गुस्से भरी आवाज में, आखिर तुमने ये क्या कर डाला। इस पर संयम हैप्पी को अजीब नजरों से देखने लगता है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसके दोनों गालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूमकर बड़े प्यार से, वही जो शादी के बाद होता है। बायोलॉजिक पर अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम्हें खुद ही पता चल जाता, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा तुमने इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। पढ़ाई तो तुम सिर्फ नाम की करती हूँ, बाकी तुम अपना मुंह बकबक करने में ही चलाती हूँ। संयम की ऐसी बेइज्जती और ऊपर से ये दर्द, दोनों से ही हैप्पी पूरी तरह से गुस्से में हो जाती है। वह उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, एक तो तुमने मुझे दर्द दे दिया और ऊपर से मुझे तुम यहाँ पर बायोलॉजी क्यों क्लास बता रहे हो, या मेरी पढ़ाई के नाम पर मुझे ताने देने लगे हो। तुम्हें पता नहीं होगा पर मैं स्कूल की टॉपर हूँ और बायोलॉजी वह तो मेरे पहले से ही पाले पड़ता नहीं था, तो उसे पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं एक लॉ स्टूडेंट बनने वाली थी, पर देखो एक प्रेसिडेंट की वाइफ ही बना दिया तुमने मुझे। इस पर संयम बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, तो मैं थोड़ी भी तुम्हें कहा है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ो, तुम तो जब चाहो वैसे पढ़ सकती हूँ, और लॉयर अगर बन गई तो वह तो मेरे लिए अच्छा है ना। मैंने सारे इलीगल और लीगल काम करोगी और मेरी लॉयर मुझे हर वक्त बचाते रहेगी। आखिर मैं उसका इनोसेंट पति जो हूँ, कहते कहते वह अपनी स्पीड बढ़ने लगता है। वही हैप्पी उसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, पर वह अपनी सांसों को गहरी गहरी करने लगते हैं। उसके नाखून संयम की पीठ पर चले जाते हैं। इस समय संयम हैप्पी को दर्द ना होने के लिए उसका माइंड डाइवर्ट करने में लग जाता है।
जैसे उसके होठों पर किस करता है। उसे परेशान करना, उस बातों में उलझन, ऐसे ही मोमेंट्स के साथ 2 घंटे खत्म हो जाते हैं, जिससे हैप्पी पूरी तरह से बेजान से संयम के ऊपर लेटी हुई थी और संयम उसके बालों को सहला रहा था। इस समय हैप्पी की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। संयम अपनी नज़र बेडशीट पर डालता है, जो पूरी तरह से लाल लाल हो चुकी थी। उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही हैप्पी के बालों को सहलाने लगता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठा देता है, जिससे हैप्पी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो संयम पहले वॉशरूम में जाकर करीब 10 मिनट के बाद आता है और वैसे ही हैप्पी को अपने गोद में उठाए वॉशरूम में ले जाने लगता है। उसे गर्म पानी से अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे व्हाइट कलर का एक नाइटी पहने देता है। तब तक एक मैड अपने हाथों में खाना लिए आ जाती है। वह ट्रक को कॉफ़ी टेबल पर रखकर बेस्ट सीट को साफ करने में लग जाती है। ये देखकर हैप्पी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि वह बेडशीट पर लगे हुए खून को देख रही थी। उसके पूरा चेहरा बर्न करने लगता है। तब तक संयम किसी से बात करते हुए रूम में आ जाता है। वह हैप्पी को खाना खिलाने लगता है। हैप्पी भी अच्छे बच्चों की तरह खाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत जो भूख लगी थी। पूरे खाने को कंप्लीट करने के बाद संयम वैसे ही उसे अपनी बाहों में लिए सो जाता है। वही हैप्पी को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि संयम उसका ध्यान जो रख रहा था किसी छोटे बच्चों की तरह। हैप्पी के साथ इतनी केयरिंग कोई नहीं था। बचपन से ही वह अनाथ थी और संयम का ऐसा प्यार मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वह अपनी चमक की आंखों से कभी उसे देखती हूँ, जो गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर उसके माथे को चूम लेती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर वह भी गहरी नींद में चली जाती है। सुबह का वक्त, नैनीताल में सुबह। राहत जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है। उसे याद आने लगती है। बेड पर बैठ जाते हैं। बेड पर बैठते ही वो लिए चारों तरफ देखते हैं, तो वहां पर उसे वश नहीं मिलता है। तो वह अपनी नींद भरी आंखों को अपने हाथों से सहलाने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है। राहत की नज़र सामने चली जाती है, जहां पर वश अपने बालों को पूछते हुए एक लूज पैंटी पहनी हुई, जिसकी नोट लटक रही थी बाहर, और वह पेंट उसके कमर से नीचे थी, जिससे उसके एबीएस साफ साफ देख रहे थे। ऊपर से उन पर वह पानी की बूंदें, जिसे देखकर राहत अपनी आंखें बंद करना ही भूल जाती है। वह बड़ी ही लालची भरी आंखों से उसे देखने लगती है, जो अपने बालों को टॉवल से पूछते हुए कमरे में आ रहा था। वह अपने मोबाइल को लेता है, जो कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ था। उसे देखकर उसे कुछ टाइप करने लगता है। तभी उसे किसी की लालची भरी नज़र अपने ऊपर महसूस होने लगती है। तो वह अपने गार्डन तिरछी करके देखता है, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं, जो उसे बड़ी ही लालच और हवास भरी नज़रों से देख रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से चमकने लगते हैं। वह उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मोबाइल को वहीं रखकर राहत की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय राहत में ध्यान ही नहीं दिया था कि वह उसके नज़दीक आ रहा है, और ऊपर से उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट ही नहीं था, जो आधा नीचे झुक चुका था, जिससे उसके अपर बॉडी पर जो बाइट के निशान थे वह साफ साफ देख रहे थे, जो लाल हो चुके थे। वही वश राहत की तरफ बढ़ रहा था। वही राहत अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। उसे यह एहसास ही नहीं होता है कि वश बिल्कुल उसके सामने है। वह जब अपने नज़दीक वश के एब्स को देती है, तो उसका हाथ खुद ब खुद उसके एब्स पर चला जाता है, आपको उन्हें छूने लगती है, जिसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से चमकने लगते हैं। वह उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मोबाइल को वहीं रखकर राहत की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय राहत में ध्यान ही नहीं दिया था कि वह उसके नज़दीक आ रहा है, और ऊपर से उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट ही नहीं था, जो आधा नीचे झुक चुका था, जिससे उसके अपर बॉडी पर जो बाइट के निशान थे वह साफ साफ देख रहे थे, जो लाल हो चुके थे। वही वश राहत की तरफ बढ़ रहा था। वही राहत अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। उसे यह एहसास ही नहीं होता है कि वश बिल्कुल उसके सामने है। वह जब अपने नज़दीक वश के एब्स को देती है, तो उसका हाथ खुद ब खुद उसके एब्स पर चला जाता है, आपको उन्हें छूने लगती है। वह उसे छू ही रही थी कि तभी वश उसके हाथों को पकड़कर अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगता है, जिसे राहत अपने सेंस में आ जाते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि वह क्या कर रही है। वह जल्दी से अपनी नज़र इधर उधर करने लगते हैं। वह पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। वह देखने में उसे इतनी खो गई थी, उसे पता ही नहीं कि वह कब उसके पास आ रहा था। जल्दी से अपने नज़रे में इधर उधर नज़रें करते हुए खुद को ही डांटे हुए, क्या ज़रूरत थी राहत उसे ऐसे देखने की। अब पता नहीं यह मुझे क्या बोलेगा। ऊपर से इसकी डर्टी बातें, समझ नहीं आ रहा है कि भगवान ने इसको इतना हैंडसम कैसे बनाया। क्या ज़रूरत थी इतना हैंडसम बनने की। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, और ऊपर से उसकी आंखें भगवान इतनी डरावनी है। इसे देखकर अब मुझे टेंशन आने लगा है। पता नहीं ऐसी कौन सा जादू कर डाला है, एक बार इसे देखूं तो नज़र ही नहीं हटी। बेशर्मी की तरह देख रही हूँ, जैसे हवसी बैठी है। कुछ तो शर्म कर राहत, तेरा ही पति है, देखने की कोई लिमिट होती है।
कहता कहता रहता अपने मन में खुद को कोस रही थी, इस बात से अनजान कि वश अपनी गहरी आंखों से उसे देख रहा है। राहत तो उसे कोसने में पूरी तरह से बिजी हो सकती थी, उसने तो खुद पर ध्यान ही नहीं दिया था, पर जब वह महसूस करती है कि वश उसे बड़ी भरी नज़रों से देख रहा है तो वह उसकी तरफ देखती है, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वह उसकी नज़रों को फॉलो करके खुद को देखते हैं, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा शर्म से लाल होने लगता है। वह जल्दी से खुद को ब्लैंकेट में कर करके उसके ऊपर तकिया देखते हुए गुस्से भरी आवाज़ में, तुम जाहिल बेशर्म इंसान, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? कोई कैसे देख सकता है? थोड़ी सी तो शर्म कर लो। बात नहीं सकते थे कि मैं अपने ऊपर कुछ नहीं डाला? तुम्हें तो देखने में ही बिजी थे कि तुम्हें तो फुर्सत नहीं है। निकलो यहाँ से, नहीं तुम्हें तुम्हारा सच में सर फोड़ दूंगी। कहते हुए वह उसके ऊपर तकिया करने के लिए जैसे ही तकिया को आगे करने ही वाली थी, उससे पहले ही वश उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और सीधा उसको बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। इस समय धूप की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर आ रही थी, जिसे राहत का चेहरा पूरी तरह से गला से भर चुका था। उसकी ग्लोइंग स्क्रीन को देखकर वश अपनी टंग को निकालकर उसके सूखे हुए होठों पर लिक करना शुरू कर देता है, जिससे राहत की आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करने की कोशिश करते हुए दूसरे बड़ी आवाज में, तुम सनकी की पागल इंसान, सुबह हुई नहीं और तुम्हारा शुरू हो गया। थोड़ी तो शर्म करो, ऊपर से मैं नहाया भी नहीं है और मेरा पूरा शरीर अब दर्द कर रहा है और घर के काम बाकी है तो इतनी लेट होती हूँ और ऊपर से मैमी मुझे डांटेंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं कहती, तुम तो उनके प्यारे दामाद जो हो, सारा प्यार तो मेरा चुरा लिया, अब क्या मुझे डांट खिलाने पर तुले हुए हो, हटो मेरे ऊपर से। कहते हुए वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर उसके नाजुक नाजुक हाथ वश के सामने कहाँ टिक पाएंगे। वह वैसे ही उसके हाथों को कस के पकड़ लेता है, जिससे राहत उसे जंगली बिल्ली की तरह देखने लगती है। इस समय उसकी नीली आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकता था वश। वही वश उसका गुस्से में लाल हुआ चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने चेहरे पर हाल किसी तिरछी मुस्कुराहट लिए बड़ी मासूम से शक्ल बनाकर उसके सूखे हुए होठों को किस करते हुए बड़े प्यार से, कैंडी सुबह सुबह इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है और तुम्हें पता नहीं किस करने से एनर्जी मिलती है, और मैं वही तो ले रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना, तुम मेरी मेडिसिन हो और इंसान को अपनी मेडिसिन हर वक्त टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है, आखिर में एक इंसान ही तो हूँ। ये सुन तो राहत अपनी आंखें छोटी करके, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इंसान हो, सच में इंसान हो। इस पर वश बड़ी बेशर्मी भरी मुस्कुराहट लिए, क्यों ना हम बच्चे की प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं इंसान हूँ या कुछ और हूँ। इंसान हुआ तो इंसानों के बच्चा आ जाएंगे अगर। कहते हैं वह 2 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर मासूम भरी मुस्कुराहट लिए, चेहरे पर शरारत लिए, वैसे इतनी बार हम दोनों बेड पर बिना कपड़ों होते हैं और तुमसे बेहतर मेरे हर एक बॉडी पार्ट को कौन अच्छे से जानता है, पर फिर भी तुम्हें डाउट है। तुम बहुत बुरी बात है, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी कैंडी परेशान हो जाएगी, तो क्यों ना हम अभी डाउट क्लियर करते हैं। कहते हुए उसका हाथ नीचे की ओर जाने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। तभी उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह जल्दी से अपना सरना में हिलाकर अपनी गहरी सांस लेते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना है कि तुम कौन हो, बस अपना हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और आप क्या चाहते हो कि दिन भी खराब कर रहे हो। तुम जानते हो ना, घर में गणपति आए हैं और पूरी तैयारी बाकी है, अब हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत की प्यार भरे और मासूम से चेहरे को देखकर वश एक ठंडी आह भरकर अपना हाथ हटाकर उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, तुम्हारी धमकी की वजह से नहीं छोड़ रहा हूँ कैंडी, बल्कि तुम बहुत हो वीक हो और तुम्हें दर्द मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। पानी गर्म है, अच्छे से हॉट बात लेना, अगर जरूरत पड़े मैं आ सकता हूँ। कहते हुए वह आई विंक करने लगता है, तो राहत अपना करनामे हिलाते हुए उसे खुद से दूर करके जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालकर वहां से लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए, कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, तुम्हें वॉशरूम में ले गई तो आज का पूरा दिन तो मुझे बेड पर ही बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ठरकी इंसान, थोड़ी सी तो शर्म करो। कहते हुए वह वॉशरूम में चली जाती है। वही उसे कैसे हालात को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बैठकर लेट जाता है और अपने सीने पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए, तुमने तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दिला दी, पता नहीं मेरा क्या होगा, तुम तो सब कुछ एहसास करने पर मजबूर कर रही हूँ। अब तो लग रहा है ये नाइट बहुत जल्द तुम्हारे पीछे पागल होने वाला है, पर अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं। साइड में पड़े लाइटर को अपने हाथों में लिए उसे पर अपना हाथ रखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तो नाइट की कहर से पूरी दुनिया को कौन बचा पाएगा, कहते होंगे वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और फिर वैसे ही रहता के लिए कपड़े निकाल कर खुद भी कपड़े पहनकर सीधा अपने मोबाइल लिए कमरे के बाहर चला जाता है। वही राहत कमरे में जब आती है तो उसे वश नहीं मिलता है।
जिससे वह मुंह बनाते हुए खुद तो चला गया, अब इसकी वजह से मुझे मैमी हिदायत सुनी पड़ेगी और उन्होंने बात भी नहीं सकती कि मैं लेट क्यों उठी हूँ। ये साइको ना खुद तो मेरे घर वालों का प्यार ले रहा है और मुझे तो सबसे डांट खिल रहा है। एक बार मौका मिले इसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए राहत रोने से शक्ल बनती है और बैग पर वश में जो कपड़े रखे थे उन्हें पहनना लगते हैं। वश में एक सिंपल सा व्हाइट एंड पिंक कलर का ड्रेस निकला हुआ था, जिसे पहनने के बाद राहत खुद को मिरर में देखती है। उसे ड्रेस के स्लीवलेस थे, जिससे राहत के गोरे गोरे हाथ साफ देखे जा सकते थे। राहत अपने माथे में बिंदी लगाकर सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथों में कंगन और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए आंखों में काजल भर वह वहां से किचन की तरफ चलने लगती है। किचन में आकर वह प्रगति की तरफ देती है, जो सुबह का खाना और प्रसाद दोनों ही बना रही थी, जिससे वह जल्दी से उनके पास आने लगती है। प्रसाद को बनाने के प्रगति और राहत दोनों ही प्रसाद को गणपति के सामने कर देते हैं। देखते देखते आरती शुरू होती है और इस बार आरती में आता है अनुज, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आरती कर रहा था। वही आरती खत्म होने के बाद सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। अब सोफे पर रघुवीर, अनुज और वश तीनों बैठे हुए थे। तीनों ही शांत है और एक दूसरे को देख रहे थे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तब तक राहत अपने हाथों में फ्रूट्स और कुछ मिठाई लेकर काफी टेबल पर रख देती है और अनुज के पास बैठने ही वाली थी कि तभी उसे किसी की ठंडी आंखें अपने ऊपर महसूस हो जाती है। तो वह अपने गर्दन ऊपर करके देखते हैं तो उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। देखते देखते आरती शुरू होती है और इस बार आरती में आता है अनुज, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आरती कर रहा था। वही आरती खत्म होने के बाद सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। अब सोफे पर रघुवीर, अनुज और वश तीनों बैठे हुए थे। तीनों ही शांत है और एक दूसरे को देख रहे थे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तब तक राहत अपने हाथों में फ्रूट्स और कुछ मिठाई लेकर काफी टेबल पर रख देती है और अनुज के पास बैठने ही वाली थी कि तभी उसे किसी की ठंडी आंखें अपने ऊपर महसूस हो जाती है। तो वह अपने गर्दन ऊपर करके देखते हैं तो उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आने लगता है, क्योंकि सामने वश अपनी ठंडी आंखों से उसे देख रहा था, जिससे राहत जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वश राहत का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। उसे समय उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं थे, तो राहत बस मासूमियत से उसे पपी आई से देखने लगती है, जिससे देखकर वश अपना सर हिला देता है पर कुछ भी नहीं कहता है। तभी रघुवीर बात शुरू करते हुए अनुज की तरफ देखकर, सुना था तुम्हारा कल एक्सीडेंट हुआ था, आप कैसे हो अनुज, सब कुछ ठीक तो है ना? पता चला यह एक्सीडेंट किसने किया है? कहते कहते रघुवर की नज़र वश की तरफ जाती है, जो एक के ऊपर दूसरा पर डाले अपने हाथों में काजू कतली लिए उसे कहते हुए बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए उन दोनों को देख रहा था। और वही राहत भी अनुज की तरफ देखकर परेशानी भरी आवाज में, हाँ कुछ पता चला ये सब किसने किया? अगर नहीं तो मैं वश से कह दूंगी, उसके भी अच्छे कनेक्शन है, वह तुम्हारी मदद भी कर सकता है। अभी वक्त है तो इसके बारे में पता नहीं चला तो आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्यों, सही कहा ना? कहते हुए वह वश की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जैसे कह रही हूं मैं कुछ तो गलत नहीं कहा ना? वही उसकी बात को सुनकर वश प्राउड स्माइल लिए अनुज की तरफ देखकर, हाँ कैंडी तुम कुछ गलत कह सकती हूँ, अगर ऐसा है तो मैं अपने सोर्सेस से शाम तक पता लगा कर। नो, शाम भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 2 घंटे तक तुम्हें पता चल जाएगा ये सब किसने किया है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। आखिर तुम मेरे कैंडी के भाई जो ठहरे की सही कहा ना कैंडी। राहत को तो वश की बात समझ नहीं आती पर वह भाई सब पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वैसे भी वह अनुज के लिए कोई फीलिंग तो नहीं रखती थी, इसी वजह से वह अपना सर हिलाकर बड़ी मासूमियत से, हाँ बिल्कुल कहा तुमने, अगर तुम मदद कर सकते हो तो मदद करो। राहत का ऐसा वश पर इतना भरोसा और उसकी बातों पर हाँ मिलाते हुए देखकर अनुज का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी, फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए राहत की तरफ देखकर, ऐसी बात नहीं है, मैंने सारे सोर्सेस लगा दिए हैं, 1-2 घंटे में पता ही चल जाएगा। वैसे ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे कि यहाँ पर आए हो तो घूमने का प्लान है कि नहीं? ये सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, प्लान तो है पर मेरे पतिदेव माने तब ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अभी घर में गणपति भी आए हैं, सोच रही हूँ शाम को आरती होने के बाद नाइट आउट पर जाओ, क्योंकि तुम तो जानते हो यहाँ पर कितने सारे मंदिर हैं, घूमकर भी आऊंगी और कुछ पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाएगी। इस पर अनुज अपना सर हिलाते हुए, तो क्यों ना हम आज शाम का ही प्लान बना लेते हैं। ये सुनकर राहत जल्दी से उसकी तरफ देखकर, अनुज तुम ठीक तो हो या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? तुम्हारा कल ही एक्सीडेंट हुआ है और आज तुम घूमने की बात कर रहे हो, तुम आराम करो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वैसे भी घूमने की बातें हाँ तो वश है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, वह भी ज़रा नैनीताल को देख लेगा,
वैसे भी हर 24 आए तो उसका चेहरा खड़ूस रहता है, तो मंदिर जाकर इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। कहते हुए वह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी बात पर वश बस मुस्कुराने लगता है, तो राहत एक सिली सी स्माइल लिए उसे आंख मार देती है। वही यह सब देखकर अनुज का तो पारा गर्म हो चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसने तो प्लान बनाया था कि वह आज रात को अपने साथ कहीं घूमने ले जाएगा, पर राहत ने तो उसे ना ही बोल दिया। अब तो उसे एक्सीडेंट करवाने वाले पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अगर उसके सामने होता तो वह अभी की अभी उसकी जान ले लेता था। अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी कि वह राहत से कुछ आर्गुमेंट्स करके उसे अपने साथ ले जाए। और वही वश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, वह भी जम जीतने वाली, क्योंकि उसने ना कुछ कहकर ना कुछ कर उसकी कैंडी ने ही अनुज को इंसल्ट की थी। वह भी उसे ना खुद पता चल पहले अनुज से ज्यादा उसे पर भरोसा करना, उसकी कबीलत पर भरोसा करना, दूसरा उसे ना बोलना, उसका तो सो कॉल्ड मैन ईगो हर्ट हो चुका है। और ये देखकर वश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह बस उसे बड़ी प्यारी बड़ी मुस्कुराहट लिए देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक मजाक, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो वैसे मुस्कुराहट थी, और यह मुस्कुराहट अनुज साफ साफ देख सकता था। वही अनुज को आप और देर तक वहां पर रुकना सही नहीं लग रहा था। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसी वजह से वह खुद को शांत करते हुए राहत की तरफ देखकर, अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी कुछ काम है जो पूरे करने हैं। इस पर वश अपनी जगह से खड़ा होकर अनुज के सामने हाथ आगे करके, तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा पैर आधा टूट ही चुका है, चलने में मुश्किल होगी, पूरी करनी है, पर नसीब अच्छा है कि जीत पूरी करने वाला के पास दिमाग है, नहीं तो खुद का तो पैर तोड़ दिया है, किसी और का भी तोड़ देते। इनडायरेक्ट वो बता रहा था कि पहले तुम खुद ठीक नहीं हो, फिर मेरी कैंडी को ले जाने के प्लान बना रहे हो, खुद तो मारोगे, मेरी कैंडी को भी मुसीबत में डालोगे। और यह बात अनुज साफ साफ समझ रहा था, और वहां बैठा रघुवीर भी यह साफ साफ समझ रहा था। सिर्फ ना समझ थी वह थी हमारी राहत, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बिना कुछ बोले वहां से जा रही थी, क्योंकि प्रगति ने जो बुलाया था। वही वश किस बात पर अनुज उसे जानलेवा नजरों से देखा है, पर वश तो वश है। वह बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था और उसे अपने साथ गेट की तरफ ले जाता है। ले जाते हुए वह अनुज का हाथ से पकड़े हुए था। अनुज कुछ सोचते हुए उसे देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके, तुम्हें प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था मुझे करने का, पर बदकिस्मती से तुम्हारा प्लान फेल हो गया मिस्टर वश। अनुज के मुंह से ये सब सुनकर वश को थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई, तो उसे वैसे ही अंदाज में बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें क्या लगता है मेरा प्लेन सच में फेल हो गया? क्या वह ट्रक फिर से नहीं आ सकता था तुम्हें मरने के लिए? कुछ चीज डराने के लिए की जाती है, और वही मैंने किए हैं। नसीब नहीं, मेरा दिमाग अच्छा था कि मैंने थोड़ी सी चोट पहुंची है। वैसे भी अगर तुम इतनी जल्दी मर गए होते हैं तो 5 दिन मेरे कैसे अच्छे जाते हैं। वैसे एक दिन तो चला गया और उसकी वजह से तुम्हारा पैर टूट गया, आज का दिन कैसा जाता है? क्या पता, जरा संभल कर, घर में चोर आ जाते हैं, क्या पता क्या से क्या लेकर जाएंगे। ये सुनकर अनुज उसे हैरानी से देखने लगता है। वो वश बड़े ही अजीब तरह से मुस्कुराहट लिए, मेरी ही जगह आओगे और मुझे ही पता नहीं चलेगा? बेटा, तुमने मुझे काम आप लिया है, तुम्हारा बाप हूँ मैं, और मुझे आप अच्छे से पता है कि कब क्या कौन कैसे करता हूँ। जरा मेरे बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालो। जेल की तो इन्फॉर्मेशन निकली है, पर जेल के अंदर मैंने क्या किया है उसके इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, पर तुम्हें पता चलेगा अगर मेहनत की तो क्या पता उसमें कुछ ऐसा पता चले कि मेरे लिए जो नफरत है ना वह और बढ़ जाए और मुझे और मजा आ जाए। कहते हुए वह उसके दोनों कंधे को पकड़कर अपनी ठंडी आवाज में, खेल हम दोनों का है और खेलना भी हम दोनों को है, अगर इसके बीच मेरी कैंडी आ गई तो तुम्हारा भी परिवार है। कहते हुए वह अपनी बात को अधूरा छोड़कर एक आंख मारकर बड़ी ही मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही उसकी बात और उसके फेसियल एक्सप्रेशन को देखकर अनुज की चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वह पूरी तरह से हैरान हो चुका था, उसे इतना जरूर पता चल चुका था कि वह जो भी कर रहा है उसके बारे में वश को सब कुछ पता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर सीधा कर में बैठ जाता है। वही वश दरवाजे पर खड़ा उसकी का को जाते हुए देख रहा था। वही उसकी साइड में रघुवीर कर खड़ा हो जाता है। वह अनुज की का को जाते हुए देखकर अपनी एक आईब्रो पर करके अपना कर हिलाते हुए, खुद ही खेलते हो और खुद ही अनजान बातें हो, ये खेल अच्छा खेल रहे हो तुम। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारे पास उसे मरा का इतना अच्छा मौका था तो तुमने उसे मार क्यों नहीं? इस पर वश अपनी गर्दन तेरी करके बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसने एक आंख मार के, क्योंकि 5 दिन इंटरेस्टिंग होने चाहिए। वैसे आपको बताने का मेरा मन तो नहीं है, पर चलो मैं बता देता हूँ, मेरे और उसके बीच एक चैलेंज है, जो 5 दिन तक जिंदा रहा वही ही जीत सकता है मेरी कैंडी को। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों उस प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वही उसकी साइड में रघुवीर कर खड़ा हो जाता है। वह अनुज की का को जाते हुए देखकर अपनी एक आईब्रो पर करके अपना कर हिलाते हुए, खुद ही खेलते हो और खुद ही अनजान बातें हो,
ये खेल अच्छा खेल रहे हो तुम, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारे पास उसे मरा का इतना अच्छा मौका था तो तुमने उसे मार क्यों नहीं। इस पर वश अपनी गर्दन तेरी करके बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसने एक आंख मार के, क्योंकि 5 दिन इंटरेस्टिंग होने चाहिए। वैसे आपको बताने का मेरा मन तो नहीं है, पर चलो मैं बता देता हूँ, मेरे और उसके बीच एक चैलेंज है, जो 5 दिन तक जिंदा रहा वही ही जीत सकता है मेरी कैंडी को। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों उस प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते कहते वश अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात सुनकर रघुवीर के मानो होशी उड़ जाते हैं। वह हैरानी के साथ, क्या तुम यहाँ पर शांति से नहीं रह सकते? घर में गणपति है और मैं नहीं चाहता कि इस बीच कोई भी खून खराबा हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म बाकी है या नहीं जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? घर में भगवान आए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रघुवर की बात बीच में काटते हुए वश अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, वो भगवान आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। जो भी हासिल किया है मैंने अपने दम पर किया है। और रही बात खून खराब है, तो ये तो मेरी नस नस में बस चुका है। अब आपको जो करना है कर लीजिए, इन लो जी पर यह खेल तो खेल कर रहूंगा। और खून की बूंद की बात है तो वह मैं बिल्कुल आपके घर तक नहीं आने दूंगा। इतना तो भरोसा रखिए अपने दामाद पर। कहते हुए वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी वश के कानों में रघुवीर की आवाज सुनाई देती है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम खुद को बदलो, बस मेरी बच्ची के सामने खून को मत लो। वह बहुत मासूम है और जितना हो सके उतना तुम्हारी इस गंदे खेल और इस काले साए से दूर रखो, वही अच्छा होगा। कहते हुए रघुवीर वहां से अपनी बाइक की तरफ बढ़ जाते हैं। वही उसकी बात सुनकर वश रघुवर की बाइक को जाते हुए देखकर बड़े आराम के साथ, ये तो सही कहा इन लॉ जी, आपकी बेटी मतलब मेरी कैंडी को इस सबसे दूर तो रखना ही है। वह बहुत मासूम है और उसकी मासूमियत को मैं बिल्कुल भी उससे दूर नहीं करूंगा। वैसे भी इसी मासूमियत ने तो मेरे दिल में उसके लिए एडिक्शन के साथ पागलपन भी बढ़ाया है। अब तुम मुझे उससे दूर कोई नहीं कर सकता। कहते हुए वह अंदर आ जाता है तो सामने प्रगति की उसे देखकर मुस्कुराते हुए, बेटा मैं क्या कह रही थी, तुम्हें कुछ खाना है? क्या बना लूं तुम्हारे लिए? वैसे भी तुम्हें थोड़े खान की आदत होनी, पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम जैसे चाहो वैसे खाना खा लो। बहुत दुबले पतले होते जा रहे हो, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं काम करती हूँ, तुम्हारे लिए आलू के पराठे और अचार बनाकर दे देता हूँ। कहते कहते मुस्कुराने लगती है। वही पीछे से राहत जल्दी से प्रगति के पास आकर, क्या बात कर रही हो मम्मी, आलू के पराठे और अचार मतलब सच में उसमें ना थोड़ा सा घी डाल दो और भी अच्छे लगेंगे। कहते हुए राहत छोटे बच्चों की तरह अपने लोअर लिप पर अपनी टंग को फिर आकर छोटे बच्चों की तरह मुस्कुराने लगती है। वही उसे ऐसे करते हुए देखकर वश अपने शर्ट को अपने गले के नीचे करके गहरी सांस लेता है, क्योंकि राहत के ऐसे करने से वश को अपने गले में सूखापन महसूस हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर प्रगति की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नजरों से राहत को देखकर, हाँ क्यों नहीं, मन में बिल्कुल खाऊंगा, अब बना लीजिए और मुझे बुला लीजिए, मैं खा लूंगा। कहते कहते वह अपनी गर्दन तिरछी करके राहत को देखा है, जिसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था और वह गुस्से में उसे ही देख रही थी, जिससे वह उसे आंख मार देता है, जिसे देखकर राहत छिप जाती है और बिना देर किए वहां से किचन की तरफ बढ़ जाती। वही प्रगति जी वहां से चली जाती है। तभी वश के मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है तो वश मोबाइल को अपने पॉकेट से निकालकर कॉलर आईडी पर भस्म का नाम देखकर एक गहरी सांस लेकर वहां से कमरे की तरह बढ़ जाता है। कमरे में आकर वह सीधा बालकनी में बढ़ जाता है और फिर कॉल अटेंड करता है तो सामने से भस्म अपनी शांत आवाज में, बॉस पता चला है प्रधान को वापस लाने में तेजपाल का हाथ है, और साथ ही साथ पता लग रहा है प्रधान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल रहा है कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। वश भस्म की इस बात पर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लगा ही था प्रधान के वापस आने में कुछ ना कुछ है। मुझे लगा ही था तेजपाल ऐसे ही कुछ करेगा, आखिर गीदड़ है तो अपनी पूंछ को मारने की कोशिश तो जरूर करेगा। वश का ऐसे अजीब बात सुनकर भस्म को कुछ भी नहीं समझ आता है। वह ना समझे, मैं मतलब बॉस आप कहना क्या चाहते हो? वश गहरी सांस लेकर सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर बैठ जाता है, अपने चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन लाकर, भस्म 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 कैसे इतने नासमझ हो सकते हो, वह भी मेरे साथ रहकर। अगर मैंने उसकी खुशी तबाह कर दी है तो वह जरूर मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगा, और उसको करने के लिए यही तो रास्ता था। उसे अच्छे से पता है कि प्रधान मुझसे कितनी नफरत करता है और वह मुझे करने के लिए कुछ भी करेगा। आखिर उसका खून जो मेरे अंदर है, मेरी खुशी कहाँ उससे देखी जाएगी? मेरी खुशी उसके लिए जहर जो बन रही है। आखिर वह मेरा बाप जो है तो कैसे सह सकता है मेरी खुशी को? कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात सुनकर भस्म कुछ नहीं कहता है। वह कुछ सोचते हुए, सुना है प्रधान अब कमिश्नर बन चुका है और उसने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे हमारा लौट जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पर कुछ लोट है जो उसके हाथों में लगे हैं। फिलहाल तो हमारे किसी भी पार्टनर का लोट उसके हाथों में नहीं है। वश कुछ सोचते हुए सामने पंछी को देखकर अपने होठों पर हल्के से तिरछी मुस्कुराहट लाकर, खुला आसमान दिया गया हो तो हर एक पंछी अपने पंख तो फैलाएगा,
पर एक बार कैद में आने दो, फिर उसे पंछी के पंख हम काट लेंगे। एक बात अच्छे से याद रखना, प्रधान कोई हारा हुआ खिलाड़ी नहीं है, उसे पता है कब क्या करना है। फिर अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन विद डेविल स्माइल लिए, गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो उसे गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ नाइट की कोर्ट में हो जाएगी, और फिर पता है आगे क्या होता है। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है और फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर उसे पंछी को देखा है जो हवाओं में हो रही थी। उसे देखकर वह मुस्कुरा देता है और फिर कुछ सोचकर उसे गौर से देखा है। तब वह सीधा बालकनी के रेलिंग पर आकर खड़ी हो जाती है और अपना सर झुकाए वैसे ही बैठ जाती है, जिससे पता चल रहा था कि वह बहुत थक गई है। और वही वश उसे पंछी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से राहत गुस्से भरी आवाज में, अब के उसे पंछी को मारने का प्लान बना रहे हो, जो इसे ऐसे कस के पकड़ लिया है, छोड़ो उसे, मर जाएगी वह। तुम तो हो शैतान, आपके शैतान वाले काम भी शुरू कर दिए। गुस्से में उसके पास आ जाती है और बिना देर किए उसके हाथों से उसे पंछी को आज़ाद कर देती है। पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट लिए उसे देखते हैं, जो उसे ही बड़ी अजीब तरह से देख रहा था। ये देखकर राहत अपनी आंखें छोटा करके उसे अपनी जंगली बिल्लियों की तरह घूरते हुए, अगर मुझे देख लिया हो तो जल्दी से चलो, तुम्हारे लिए मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, तुम्हें आ जाओ। वैसे भी मेरा तो सारा प्यार लूट लिया, अब मेरे प्यार को एंजॉय कर लो। मतलब अब अगर पराठे खा रहे हो ना, तो शाम को अगर मुझे तुमने घूमने नहीं ले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बालकनी में तुम्हें सुलाएगी, याद रखना, और इस बार तुम्हें करके ही दिखाऊंगी। बैराते मुझे डरने वाला शैतान कहीं का छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए राहत गुस्से में वहां से चली जाती है तो वश अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले बड़े आराम के साथ, मैं भी तो यही चाहता हूं ना कैंडी की मुझे छोड़ो मत। पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने गले का फांसी का फंदा बनाकर रखो, जिससे न तुम आज़ाद हो पाओगी और ना ही कोई कर पाएगा। कहते हुए बड़े अजीब तरह से मुस्कुरा देता है और वैसे ही उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह जो बाहर आता है तो प्रगति को देखा है, जो बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल पर खाना रख रहे थे। इस समय वह पराठे को अच्छे से प्लेट में रखे हुए अचार को धीरे से प्लेट में डाल रही थी, वह इतने प्यार से कर रही थी, जिसे देखकर वश एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को प्यार कैसे हो सकता है, कैसे इस जैसी मासूम इस रघुवीर रावत को मिले। कितनी मासूम, समझ नहीं आ रहा है कि भगवान गलत है या इनका नसीब बुरा है, पर कहते हैं ना खूबसूरती के साथ दाग भी मिलता है। कहते हुए भी अपना सर हिलाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तो वही प्रगति उसके सामने पराठे, दही, अचार सब कुछ रख देती है और वहां से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, बेटा शर्माओ मत, आराम के साथ खा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें भूख बहुत लगती होगी, पर काम की वजह से तुम खाते नहीं हो। पर अब मैं यहाँ पर हूँ ना, आराम के साथ बेचीजा खा सकते हो, आखिर तुम्हारी माँ जो है यहाँ पर। जिसे देखकर वश एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को प्यार कैसे हो सकता है, कैसे इस जैसी मासूम इस रघुवीर रावत को मिले। कितनी मासूम, समझ नहीं आ रहा है कि भगवान गलत है या इनका नसीब बुरा है, पर कहते हैं ना खूबसूरती के साथ दाग भी मिलता है। कहते हुए भी अपना सर हिलाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तो वही प्रगति उसके सामने पराठे, दही, अचार सब कुछ रख देती है और वहां से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, बेटा शर्माओ मत, आराम के साथ खा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें भूख बहुत लगती होगी, पर काम की वजह से तुम खाते नहीं हो। पर अब मैं यहाँ पर हूँ ना, आराम के साथ बेचीजा खा सकते हो, आखिर तुम्हारी माँ जो है यहाँ पर। कहते रहते हो बड़े प्यार से मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वही माँ शब्द सुनकर वश अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खाना खाने लगता है। वही सामने राहत बड़ी भुक्कड़ों के साथ अचार को पराठे में अच्छे से मेल्ट करके दही में वही पराठा डालकर मुंह में डाल रही थी। वह इस समय छोटे बच्चों की तरह लग रही तो जो 5 साल का हूँ। और वही सामने बैठा वश अपना खाना छोड़कर उसे ही देखने लगता है, जो उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके फूले हुए गाल और वह ऐसे खा रही थी जिससे उसे गंदगी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वह तो उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अपने दोनों एल्बो को डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने हाथों पर अपना चेहरा रखे अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी ही प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगता है। वही सामने बैठी राहत तो इस सबसे बेखबर अपने खाने को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे प्रगति के हाथों से आलू के पराठे और अचार बहुत ज्यादा पसंद था। वह तो उसे ऐसे खा रही थी जैसे पूरे 100 साल की भूखी हो कुंभकर्ण की दूसरी बहन हो। और उसे ऐसे देखकर तो कोई भी प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका चेहरा ही इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। और वही क्यूटनेस को देखकर हमारे वश ने तो पराठे को हाथ नहीं लगाया था, वह बस उसे देख रहा था। उसकी तो नज़र जैसे उसे ही नहीं रही थी। वही राहत जो खाने में पूरी तरह से बिजी थी, उसे जब एहसास होता है कि कोई अपनी भारी भरकम नज़रों से उसे देख रहा है, तो वह अपने गर्दन ऊपर करके अपनी नीली आंखें बार बार झपकलाते हुए उसे देखने लगते हैं, जो बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था।
ये देखकर राहत अपना पराठे का निवाला जो उसके गले में था उसे गले के अंदर डाल देती है। फिर पानी पीकर गहरी सांस लेकर अपनी नीली आंखें छोटी छोटी करके, क्या अब मेरा खाना भी खाने वाले हो? इतना सारा खान तुम्हारे सामने रखा है, वह भी बड़े प्यार से उसे खोना मुझे देखकर क्या तुम्हें किसी की याद आती है? कहते हुए वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। तो वश अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर बड़े ही प्यार से, मुझे ये खाना खाने से अच्छा तुम्हें खाने में मजा आता है, क्यों ना मैं तुम्हें खाऊं? वह बहुत प्यार होगा और टेस्टी तो इतना हो सकता है कि क्या ही करूं, तुम तो मेरी सबसे फेवरेट डिश हूं। कहते कहते को एक इनोसेंट लुक के साथ उसे देखने लगता है। वही उसकी बात सुनकर राहत जो पराठा खा रहे थे और वह चबा रही थी, जिससे उसकी बातों से उसका पूरा खाना उसके गले में अटक जाता है और वह जोर जोर से खाने लगते हैं। और ये देखकर वश उसे पानी पिला देता है और साथ ही साथ उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वही राहत पानी पीकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी नीली आंखों में अब आंसू आ रहे थे। वह अपनी आंखें खोलकर अपनी जानलेवा नजरों से उसे देख रही थी। तब तक प्रगति की भी वहां पर आ जाती है। वह ऐसे देखकर राहत पर गुस्सा करके, क्या हरकत है बेटा, क्या खाना भाग कर जा रहा है जो तुम ऐसे खा रही हो, या मैं तुम्हें कभी खाना ही नहीं दिया है, आराम के साथ खाओ। इस पर राहत बस अपना सर हिला देती है और अपनी नजरें तिरछी करके गुस्से भरी आंखों से वश को देखने लगते हैं, जो बड़े प्यार से केयरिंग हस्बैंड की तरह उसे देख रहा था। वही प्रगति की राहत को समझाते हुए उसे खाना खाने के लिए कह देती है। तो राहत भी बस अपना सर हिलाकर धीरे धीरे पराठे खा रही थी और वही वश पराठे खाते वक्त सिर्फ और सिर्फ राहत को अपनी भरी नजरों से देख रहा था, जिसे तंग आकर राहत जल्दी से पराठा को खाकर वहां से चली जाती है। वही वश बड़े आराम से राहत को ऐसे भागते हुए देखना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर उसके जो सामने पराठे थे उसे वह आराम के साथ खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी एंटरप्राइजेज केविन अपने केबिन में बैठा हुआ था और इस समय उसके सामने फाइल्स का एक बड़ा सा गुच्छा था, जिसे देखकर केविन का तो सर मानो अब सर दर्द करने लगा था। वह हर एक फाइल को चेक कर रहा था। 10 फाइल को कंप्लीट करने के बाद वह अपने दोनों पर डिस्क पर रखकर चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय उसे बहुत ही ज्यादा काम का प्रेशर था, जिसकी वजह से उसे आराम करने को मिल ही नहीं रहा था। तभी दरवाजा ओपन होता है तो केविन वैसे ही अपनी आंखें बंद किया, मैंने कहा ना आधे घंटे बाद आ जाओ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, कहते हुए को अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर उसे दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आती है, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो सामने धारा उसे बड़ी प्यारी बड़ी नजरों से देख रही थी। इस समय धारा ने पिंक कलर का घुटनों तक आ रहा है। वह फ्रॉक पहना हुआ था और वह बड़ी प्यारी लग रही थी। वह बड़ी सी मुस्कुराहट की है उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर केविन का चेहरा जो पूरी तरह से काम की वजह से थका थका सा लग रहा था, वह पूरी तरह से खिल उठ जाता है। वह अपने हाथों से उसे गोद में बैठने का इशारा कर देता है तो धारा अपना सर हिलाकर उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। केविन भी उसके बालों को सहलाते हुए अपनी शांत आवाज में, आज मेरी बेबी यहाँ पर कैसे? धारा केविन के आवाज में थकान को साफ साफ महसूस कर सकती थी। वह उसकी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, लगता है आजकल मिस्टर महेश्वरी को बहुत काम आने लगे हैं, इसी वजह से वह अपनी फ्यूचर वाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सोचा मैं ही आ जाओ मिलने। 2 दिन हो गए हैं और ज्यादा बात भी नहीं हो रही थी, लगता है गलत वक्त पर आ गई हूँ, बहुत काम है ना, तुम्हें काम करो, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। कहते हुए वह उसकी गोद से उठने ही वाली थी कि तभी केविन उसे गोद में बैठकर उसके दोनों गालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, बिल्कुल भी नहीं, अगर मेरी बेबी मेरे साथ है तो मेरी थकान तो वैसे ही गायब हो जाते हैं, और अब तुम आ गई हो तो मुझे रिलैक्स तो करवा कर ही मानोगे। कहते कहते अपने चेहरे पर केविन एक नॉटी स्माइल लाता है। वही उसकी बात का मतलब समझकर धारा अपना सर ना में हिलाकर, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अब मैं जा रही हूँ, मिलना हो गया, अब मिलते हैं तुम्हारे फ्री होने के बाद। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी ही होने वाली थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि केविन ने उसके बालों को पकड़ लिया था और बिना देर किए जो फाइल्स उसके डेस्क पर थी उन्हें उसने जमीन पर फेंक दिया और उसे पर टैक्स पर बैठकर खुद उसके ऊपर जाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, जिसे एक पल के लिए तो धारा हैरान हो जाती है। ये सब इतनी जल्दी कर दिया केविन ने कि धारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने होठों पर कुछ गीला गीला महसूस करती है, तब जाकर उसे सेंस आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वही केविन बड़े आराम के साथ उसके होठों पर अपने होठों को रखकर पैशनेट के साथ किस किया जा रहा था। वह उसके लोअर लिप को अपने मुंह में लेकर उसे सक के साथ लिक करने लगता है, जिससे धारा अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और अपने दोनों हाथ उसके बालों में डाल देते हैं। इस समय दोनों के बीच पूरी तरह से दूरियां खत्म हो चुकी थी। केविन का हाथ अब धारा के फ्रॉक के अंदर था और वही धारा के हाथ केविन के बालों में। इस समय केविन के केबिन के एक गेट को लॉक कर दिया था।
जिससे वह बेफिक्रे के साथ वाइल्ड और बेहद पैशनेट के साथ किस किया जा रहा था। वही धारा ने अपने पैरों से उसकी कमर को होल्ड किया हुआ था। केविन ने अपने शर्ट के बटन निकाल दिए थे और अपने शर्ट को वही फेंक कर वह सीधा वैसे ही उसे अपने गोद में उठाए सीधा सोफे पर जाकर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। दोनों की ही सांसों की आवाज़ से पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, साथ ही साथ उनके किस की आई हुई आवाज़ से भी वहां पर सुनाई दे रही। वही केविन को जब ये महसूस होता है धारा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है और वहां पर अपने होठों को लेकर उसे बाइट के साथ सग भी करने लगता है, जिससे धारा की आवाज़ पूरे केबिन में सुनाई दे रही थी। अब तो उसे कुछ भी करके यहाँ से जल्दी जाना है था, क्योंकि उसे पता था कि वह और देर तक रही यहाँ पर तो आज के दिन तो उसे पूरी तरह से खा जाएगा। वही केविन ने धारा की फ्रॉक की चेन को निकाला था, जिसे महसूस करके धारा अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और नीचे केविन को देखते हैं जो उसके सीने पर अपने होठों को चल रहा था। कहते हैं मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा होता है, अगर कोई इसमें डूब जाए तो उसे मौत ही बाहर लाती है। क्या सच में ऐसा होता है? रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।